दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहें। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, द प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स इज ऑप्शन ए सैजिटल प्लेन, ऑप्शन बी एक्सियल प्लेन, ऑप्शन सी कॉर्नल प्लेन, ऑप्शन डी ऑब्लिक प्लेन। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस प्लेन को क्या बोला जाता है जो कि बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉर्नल प्लेन। जो कॉर्नल प्लेन होता है बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में। दूसरी तरफ तो सैजिटल प्लेन है, बॉडी को डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट में, और जो एक्सियल प्लेन है बॉडी को डिवाइड करता है अपर और लोअर पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, डोर्सल रिकम्बेंट मीन ऑप्शन ए लैटरल डेक्यूबिटस, ऑप्शन बी स्टैंडिंग, ऑप्शन सी प्रोन, ऑप्शन डी सुपाइन। यह क्वेश्चन में डोर्सल रिकम्बेंट का मतलब पूछा गया है कि क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सुपाइन। सुपाइन पोजीशन को डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन भी बोली जाती है, जबकि जो प्रोन पोजीशन है उसको वेंट्रल रिकम्बेंट पोजीशन बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्शंस कॉमनली टेकन ऑन पेशेंट्स हु कैन कोऑपरेट फुल्ली आर ऑप्शन ए रूटीन प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी स्पेशल प्रोजेक्शंस, ऑप्शन सी एडिशनल प्रोजेक्शंस, ऑप्शन डी ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्शंस। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पेशेंट फुल्ली कोऑपरेट करते हैं उनके लिए कौन सी प्रोजेक्शंस नॉर्मली ली जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रूटीन प्रोजेक्शंस। डिपार्टमेंट में जो पेशेंट आते हैं और जो फुल्ली कोऑपरेट करते हैं उनके लिए रूटीन प्रोजेक्शंस फॉलो की जाती है, और जो पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं उनके लिए स्पेशल या फिर एडिशनल प्रोजेक्शंस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ ब्लैकनेस ऑन द प्रोसेस्ड रेडियोग्राफ इज ऑप्शन ए रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट, ऑप्शन बी रेडियोग्राफिक डेंसिटी, ऑप्शन सी रेडियोग्राफिक एक्सपोजर, ऑप्शन डी रेडियोग्राफिक रिजोल्यूशन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोसेस्ड रेडियोग्राफ में जो ब्लैकनेस होती है उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडियोग्राफिक डेंसिटी। जब हम एक्सरे करते हैं उसमें जो ब्लैकनेस आती है उस ब्लैकनेस को डेंसिटी बोला जाता है। मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा ब्लैकनेस होगी फिल्म में। अगर किसी एक्सरे फिल्म की जो रेडियोग्राफिक डेंसिटी है वो लो है तो इसका मतलब है उस फिल्म में जो ब्लैकनेस है यानी कि जो अमाउंट ऑफ ब्लैकनेस है वो भी कम है। आप इसको इस तरह याद कर सकते हो, D फॉर डेंसिटी और D फॉर डार्कनेस। तो डेंसिटी डार्कनेस से रिलेटेड है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, विच बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन आवर बॉडी। ऑप्शन ए द क्रेनियम, ऑप्शन बी द फीमर, ऑप्शन सी द ह्यूमरस, ऑप्शन डी द स्टर्नम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग बोन कौन सी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी द फीमर। जो फीमर बोन होती है हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है। कि हम इसको थाई बोन भी बोला जाता है क्योंकि हमारी थाई में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ए पेशेंट अराइव्स इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट विद ए यूरिनरी फॉलिक कैथेटर बैग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑप्शन ए क्लैम्प द फॉलिक कैथेटर, ऑप्शन बी प्लेस द ड्रेनेज बैग बिलो द लेवल ऑफ द ब्लैडर, ऑप्शन सी प्लेस द ड्रेनेज बैग अबव द लेवल ऑफ द ब्लैडर, ऑप्शन डी प्लेस द ड्रेनेज बैग एट द सेम लेवल ऑफ द ब्लैडर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई पेशेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है यूरिनरी फॉलिक कैथेटर बैग के साथ, तो उस टाइम इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करोगे जो कि उस टाइम इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए है कि आप फॉलिक कैथेटर को क्लैम्प कर देंगे, और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आप ड्रेनेज बैग को बिलो द लेवल रखेंगे ब्लैडर के, और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें है आप ड्रेनेज बैग को ब्लैडर के लेवल से ऊपर रखेंगे, और जो चौथा ऑप्शन है वो है ड्रेनेज बैग को आप ब्लैडर के लेवल में रखेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लेस द ड्रेनेज बैग बिलो द लेवल ऑफ द ब्लैडर। जब भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट आता है जिसमें यूरिनरी फॉलिक कैथेटर बैग होता है तो उसमें हमेशा ध्यान रखना होता है इसका जो ड्रेनेज बैग होता है वो हमेशा ब्लैडर के लेवल से नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बैग को ब्लैडर के लेवल से ऊपर रखते हैं तो जो उसका यूरिन है वो बैग में नहीं जा पाएगा, और अगर हम बैग को सेम लेवल पर रखते हैं ब्लैडर के तो जो पेशेंट का जो यूरिन है वो बैग से बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ड्रेनेज बैग को हमेशा ब्लैडर के लेवल से नीचे रखना चाहिए।
Question number 7. Fainting is a common medical emergency in the diagnostic medical department. If a patient appears to be fainting, what is the first thing need to do? Option A, give glucose drink. Option B, get the emergency cart. Option C, prepare to administer oxygen. Option D, assist the patient to a safe position and then call for help. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेंटिंग यानी कि बेहोश हो जाना एक कॉमन मेडिकल इमरजेंसी है डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिपार्टमेंट में। अगर पेशेंट कोई बेहोश होने वाला है तो आप उस टाइम जो पहली चीज़ है वो क्या करोगे? तो ऑप्शन ए है कि आप उसको ग्लूकोज ड्रिंक देंगे। ऑप्शन बी है कि आप इमरजेंसी कार्ड को लेके आएंगे। और ऑप्शन सी है कि आप ऑक्सीजन देने के लिए इसको तैयार करेंगे। और ऑप्शन डी है कि पेशेंट को आप सेफ पोजीशन पर ले जाएंगे और फिर हेल्प के लिए कॉल करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, असेस द पेशेंट टू अ सेफ पोजीशन एंड देन कॉल फॉर हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट बेहोश होने वाला है यानी कि फेंट होने वाला है तो आप सबसे पहले उसको एक सेफ पोजीशन तक ले जाएंगे और फिर हेल्प के लिए कॉल करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, लीकेज ऑफ बेरियम इनटू पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द परफोरेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा कैन कॉज। ऑप्शन ए पेरिटोमी, ऑप्शन बी पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन सी पेरिटोनियल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी पेरिटोनियल परफोरेशन। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर परफोरेशन की वजह से पेरिटोनियल कैविटी में जो बेरियम है वो अगर लीक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस एक तरह का इन्फ्लामेशन होता है जो कि हमारी एब्डोमिनल वॉल के मेम्ब्रेन में हो जाता है जब बेरियम हमारी पेरिटोनियल कैविटी में लीक हो जाता है और यही पेरिटोनाइटिस आगे चल के इन्फेक्शन भी बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट पोजीशनिंग एरर इज शोन इन द इमेज। ऑप्शन ए टिल्ट, ऑप्शन बी रोटेशन, ऑप्शन सी एक्सेसिव एंगुलेशन, ऑप्शन डी हाइपर एक्सटेंशन। यहाँ पर एक इमेज दी गई है और इस इमेज में पूछा गया है कि इसमें क्या पोजीशनिंग एरर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रोटेशन। यहाँ पर जो इमेज दी गई है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें जो हेड है यानी कि जो स्कल है वो लेफ़्ट की तरफ रोटेटेड है हल्का सा, तो ये इसमें पोजीशनिंग एरर है जो कि है रोटेशन। इसमें लेफ़्ट की तरफ रोटेशन हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द पोजीशनिंग एरर शोन इन द इमेज। ऑप्शन ए टिल्ट, ऑप्शन बी रोटेशन, ऑप्शन सी एक्सेसिव एंगुलेशन, ऑप्शन डी हाइपर एक्सटेंशन। यहाँ पर एक इमेज दी गई है और इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा पोजीशनिंग एरर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइपर एक्सटेंशन। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्लियरली जो इसमें इमेज है उसमें हाइपर एक्सटेंड किया गया है नेक को, जो कि इसमें पोजीशनिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, द लैम्ब्डोइड suture इज लोकेटेड। ऑप्शन ए बिटवीन द टू parietal बोन्स, ऑप्शन बी बिटवीन द parietal एंड occipital बोन, ऑप्शन सी बिटवीन द parietal एंड टेम्पोरल बोन्स, ऑप्शन डी बिटवीन द parietal एंड फ्रंटल बोन। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लैम्ब्डोइड suture होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बिटवीन द parietal एंड occipital बोन। हमारे स्कल में फाइबरस टिश्यूज़ के जॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे स्कल बोन को बांध के रखते हैं यानी कि जोड़ के रखते हैं। तो जो लैम्ब्डोइड suture होता है वो पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन को जोड़ता है और ये 4 तरह के मेन सूचर्स होते हैं हमारे स्कल में। पहला है कोरोनल, दूसरा सजाइटल, तीसरा लैम्ब्डोइड और चौथा है हमारा फ्रंटल। तो ये 4 तरह के सूचर्स पाए जाते हैं हमारे स्कल में। क्वेश्चन नंबर, which radiation has the lowest penetration power। ऑप्शन ए गामा रेज, ऑप्शन बी एक्स रेज, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा रेज। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन से रेडिएशन की जो पेनिट्रेशन पावर है वो लोएस्ट होती है यानी कि कम होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्फा रेज। जो अल्फा रेज होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है और जो गामा रेज है दूसरी तरफ उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो हाईएस्ट होती है। अल्फा पार्टिकल एक हीलियम के न्यूक्लियस होता है जिसमें कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी वीक होती है कि कागज़ के पेपर को भी मुश्किल से ही पार कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रोंजन इज ए यूनिट फॉर। ऑप्शन ए एब्जॉर्ब डोज, ऑप्शन बी एक्सपोजर, ऑप्शन सी इक्विवेलेंट डोज, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिविटी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोंजन किस चीज़ की यूनिट होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सपोजर। रोंजन एक कन्वेंशनल यूनिट है रेडिएशन एक्सपोजर की और रेडिएशन एक्सपोजर की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम पर केजी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए सवल मार्शत, ऑप्शन बी दोना न्यूमैन, ऑप्शन सी तानचक वी,
ऑप्शन डी फिलिप जर्सन। यह क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डोना न्यूमैन। जो डोना न्यूमैन है वो करंट प्रेसिडेंट है ISRRT के। ISRRT एक सोसाइटी है जो कि रेडियोग्राफर्स और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनली काम करती है। क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज सिचुएटेड एट ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसको शॉर्ट में NIV भी बोला जाता है, यहाँ पर वायरस से रिलेटेड रिसर्च की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकलाइज्ड अनशार्पनेस और ब्लरिंग ऑफ रेडियोग्राफ फ्रॉम इनवॉलंटरी मोशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय ऑप्शन ए यूज शॉर्ट एक्सपोजर टाइम्स, ऑप्शन बी यूज लो MA, ऑप्शन सी यूज हाई KB, ऑप्शन डी यूज लॉन्ग एक्सपोजर टाइम्स। यह क्वेश्चन ने पूछा गया है कि रेडियोग्राफ में जो अनशार्पनेस और जो ब्लरिंग होती है, जो कि इनवॉलंटरी मोशन, यानी कि वो मोशन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि सांस लेना, तो इस मोशन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूज शॉर्टर एक्सपोजर टाइम्स। हम शॉर्ट एक्सपोजर टाइम्स का यूज़ करके इनवॉलंटरी मोशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर डिस्टॉर्शन इज ऑप्शन ए KV, ऑप्शन बी पेशेंट साइज, ऑप्शन सी फोकल स्पॉट साइज, ऑप्शन डी SID। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टॉर्शन के लिए जो फर्स्ट कंट्रोलिंग फैक्टर होता है उसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी SID। दोस्तों यहाँ पर डिस्टॉर्शन की बात की गई है, जिसका मतलब है अगर किसी रेडियोग्राफ में ऑब्जेक्ट के साइज और शेप में डिफरेंस है उसके एक्चुअल साइज और शेप से, तो उसको डिस्टॉर्शन बोला जाता है, और ये जनरली SID के वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द डिग्री ऑफ इंस्पिरेशन ऑन गुड PHS रेडियोग्राफ कैन बी डिटरमाइंड बाय शोइंग ऑप्शन ए क्लियर हार्ट शेडो, ऑप्शन बी मिनिमम 4 thoracic vertebra, ऑप्शन सी मिनिमम 10 posterior ribs, ऑप्शन डी मिनिमम 6 posterior ribs। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी अच्छे चेस्ट PA रेडियोग्राफ में जो इंस्पिरेशन की जो डिग्री है वो उसमें से कौन सा ऑप्शन अच्छे से दर्शाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मिनिमम 10 posterior ribs। अगर किसी चेस्ट PA एक्सरे में मिनिमम 10 posterior ribs दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट ने अच्छे से इंस्पिरेशन किया है और एक अच्छा रेडियोग्राफ माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जनरली चेस्ट रेडियोग्राफी रिक्वायर्स द यूज ऑफ डैश टू मिनिमाइज द चांस ऑफ मोशन एंड रिजल्टेंट लॉस ऑफ शार्पनेस। ऑप्शन ए हाई MS एंड शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन बी लो MS एंड शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन सी हाई KB एंड लो MS, ऑप्शन डी लो KB एंड हाई MS। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जनरली चेस्ट रेडियोग्राफी में इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाता है मोशन को मिनिमाइज करने के लिए और शार्पनेस को लॉस होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाई MS एंड शॉर्ट एक्सपोजर टाइम। चेस्ट रेडियोग्राफी में हाई MS और शॉर्ट एक्सपोजर टाइम का यूज़ किया जाता है मोशन को मिनिमाइज करने के लिए और लॉस ऑफ शार्पनेस को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, सफिशिएंट डैश शुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड फॉर ऑप्टिमम डेंसिटी ब्राइटनेस ऑफ लंग्स एंड मेडिस्टिनल स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन ए डिस्टेंस, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी KV, ऑप्शन डी MAS। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन का यूज़ करना चाहिए जिससे कि जो लंग्स हैं वो ब्राइट दिखें, यानी कि उसकी डेंसिटी अच्छी दिखे और मेडिस्टिनल स्ट्रक्चर भी अच्छे से दिखें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी MAS। लंग्स को अच्छे से ब्राइट दिखने के लिए और जो मेडिस्टिनल स्ट्रक्चर है उनको अच्छे से दिखने के लिए हमें हाई MS का यूज़ करना होता है, जिससे कि हमारे लंग्स और उसके साथ साथ जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अच्छे से हमें दिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टू डिमॉन्स्ट्रेट पैथोलॉजी सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द हार्ट ग्रेटर वेसल्स एंड स्टर्नम द बेस्ट प्रोजेक्शन इज ऑप्शन ए PA, ऑप्शन बी लैटरल, ऑप्शन सी AP, ऑप्शन डी डेक्यूबिटस। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई जैसे कि पैथोलॉजी यानी कि कोई बीमारी है, अगर वो हार्ट या फिर वेसल्स या फिर स्टर्नम के पीछे है तो उसको देखने के लिए बेस्ट प्रोजेक्शन इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लैटरल।
अगर कोई पैथोलॉजी यानी कि कोई बीमारी अगर हमारी हार्ट या फिर ग्रेट वेसल्स या फिर स्टर्नम के पीछे आ रही है तो हम लैटरल व्यू करेंगे जिससे कि वो आसानी से दिख पाए। क्वेश्चन नंबर 22, द मिनिमम SID फॉर PA चेस्ट इज ऑप्शन ए 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 48 इंचेस, ऑप्शन सी 175 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 72 इंचेस। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि PA चेस्ट के लिए मिनिमम SID कितनी होती है। यहाँ पर SID का मतलब है सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 72 इंचेस। मिनिमम SID जो होती है चेस्ट PA के लिए वो 72 इंचेस होती है और ये सेंटीमीटर में 180 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 23, द स्मॉल pleural effusions are demonstrated by air fluid levels in pleural space in a stitcher patient by which projection? ऑप्शन ए PA erect, ऑप्शन बी dorsal decubitus, ऑप्शन सी AP lateral decubitus, ऑप्शन डी PA lateral decubitus। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई अगर स्ट्रेचर पेशेंट है और उसमें स्मॉल प्लूरल इफ्यूजन में देखना है तो उसके लिए कौन सा प्रोजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी AP लैटरल डेक्यूबिटस। अगर कोई पेशेंट स्ट्रेचर पर आता है जिसमें कि हमें स्मॉल प्लूरल इफ्यूजन देखने के लिए एक्सरे करना है तो उसके लिए जो बेस्ट प्रोजेक्शन होगा वो AP लैटरल डेक्यूबिटस होगा, क्योंकि इसमें से हमें अच्छे से एयर फ्लूइड लेवल दिख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द बेस्ट प्रोजेक्शन टू रूल आउट कैल्सिफिकेशन एंड मासेस बीनीथ द क्लाविकल्स ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी। ऑप्शन ए AP लॉर्डोटिक, ऑप्शन बी PA इरेक्ट, ऑप्शन सी राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक, ऑप्शन डी राइट एंटीरियर ऑब्लिक। यह क्वेश्चन में पूछा गया कि चेस्ट रेडियोग्राफी में अगर कोई कैल्सिफिकेशन या फिर मास है जो कि क्लाविकल के नीचे है तो उसमें हम कौन सा इसमें से प्रोजेक्शन यानी कि व्यू करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए AP लॉर्डोटिक। चेस्ट रेडियोग्राफी में एक व्यू होता है जिसको बोलते हैं हम लॉर्डोटिक व्यू। तो इस व्यू में जो क्लाविकल होते हैं हमारे वो लंग से ऊपर चले जाते हैं जिससे कि हमें जो क्लाविकल के नीचे अगर कोई कैल्सिफिकेशन या कोई मास होता है वो इजीली दिख पाता है। और लॉर्डोटिक चेस्ट रेडियोग्राफी की पोजीशन भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 25, द मिनिमम SID यूज्ड फॉर AP एब्डोमिनल सुपाइन इज ऑप्शन ए 40 इंचेस, ऑप्शन बी 72 इंचेस, ऑप्शन सी 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 180 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि AP एब्डोमिनल सुपाइन के लिए जो मिनिमम SID यूज़ किया जाता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 40 इंचेस। एब्डोमेन के लिए जो SID यूज़ किया जाता है मिनिमम वो 40 इंचेस होता है और ये 100 सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 26, द लेवल इंडिकेटेड बाय जीफर्ट प्रोसेस इज ऑप्शन ए C7, ऑप्शन बी L1 to L3, ऑप्शन सी T11 to T12, ऑप्शन डी T9 to T10। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जीफर्ट प्रोसेस होता है वो किस लेवल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी T9 to T10। जो जीफर्ट प्रोसेस होता है वो स्टर्नम का लास्ट पार्ट होता है और ये हमारी बॉडी में T9 और T10 को इंडिकेट करता है। यहाँ पर T9 और T10 का मतलब है हमारी जो 9th और 10th लेवल की जो वर्टिब्रा होती हैं उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द टू वेज यूज टू प्रिवेंट एनी पोटेंशियल मोशन इन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी आर ऑप्शन ए शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन बी शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम एंड ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम एंड हाई KV, ऑप्शन डी लॉन्ग एक्सपोजर टाइम एंड लो KV। तो यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एब्डोमिनल रेडियोग्राफी में किसी पोटेंशियल मोशन को होने से रोकने के लिए किन दो तरीक़ों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम एंड ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस। एब्डोमिनल रेडियोग्राफी में जो इनवॉलंटरी मोशन होता है यानी कि जो सांस की वजह से हमें जो बॉडी ऊपर नीचे होती है तो उसको रोकने के लिए हम शॉर्ट एक्सपोजर टाइम और ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंडिकेशंस फॉर QB रेडियोग्राफ एक्सेप्ट ऑप्शन ए फ्लूइड लेवल, ऑप्शन बी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी सस्पेक्टेड रीनल स्टोन्स, ऑप्शन डी मासेस। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो QB रेडियोग्राफी के इंडिकेशंस नहीं है सिवाय एक के, तो आपको एक ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सस्पेक्टेड रीनल स्टोन्स। जो सस्पेक्टेड रीनल स्टोन है ये QB रेडियोग्राफी के लिए एक इंडिकेशन होता है और जो बाकी तीन ऑप्शन है ये इंडिकेशन नहीं है QB रेडियोग्राफी के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस द एक्सपोजर शुड बी मेड एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन। ऑप्शन ए AP चेस्ट, ऑप्शन
बी AP सर्वाइकल, ऑप्शन सी ऑब्लिक चेस्ट, ऑप्शन डी AP एब्डोमेन सुपाइन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से किस प्रोजेक्शन के लिए हमें जो एक्सपोजर है वो एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी AP एब्डोमेन सुपाइन। AP एब्डोमेन सुपाइन के लिए जो एक्सपोजर है वो हमें एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन, यानी कि जब पेशेंट सांस बिल्कुल छोड़ देता है या बाहर निकाल देता है तो हमें उस टाइम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, सजेटल प्लेन्स डिवाइड द बॉडी, ऑप्शन ए इंटू राइट एंड लेफ्ट, ऑप्शन बी इंटू फ्रंट एंड बैक, ऑप्शन सी इंटू अनसिमेट्रिकल पार्ट्स, ऑप्शन डी इंटू टॉप एंड बॉटम। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि सजेटल प्लेन बॉडी को कैसे डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटू राइट एंड लेफ्ट। जो सजेटल प्लेन होता है बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है, जबकि जो कॉर्नल प्लेन होता है वो बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है, और जो एक्सियल प्लेन होता है वो बॉडी को टॉप और बॉटम में डिवाइड करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।